कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाना परेशानियाँ, मैं मंजिल लिख दूंगा। हाँ तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट में पहला दोहरा शतक किसने लगाया? कि विश्व क्रिकेट के अंदर पहला दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे जब ये एग्जाम में आया था। यहाँ पर क्या पूछा है? विश्व कप क्रिकेट, विश्व कप क्रिकेट में पूछा, क्रिकेट में नहीं पूछा। विश्व कप क्रिकेट में पहला दोहरा शतक किसने लगाया? ए ऑप्शन है आपके सामने सचिन, बी ऑप्शन रोहित शर्मा, सी ऑप्शन शुभमन गिल और ड के अंदर है आपके सामने क्रिस गेल। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आपका वो क्या होगा? क्रिस गेल। बात करते हैं सचिन की, तो क्वेश्चन आ जाए कि एक दिवसीय मैचों में पहला दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया, तब आपका आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन आ जाए कि एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक दोहरे शतक किस खिलाड़ी ने लगाए हैं, तो वो आपका आंसर होगा रोहित शर्मा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि एक दिवसीय मैचों में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो उसका आंसर आपका होगा कौन? शुभमन गिल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि गांधी जी राजनीति में आने से पहले थे, तो गांधी जी राजनीति में आने से पहले क्या काम करते थे? तो दोस्तों गांधी जी है वो अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर क्या थे? बैरिस्टर थे। क्या थे? बैरिस्टर थे। और इन्होंने बैरिस्टर का जो अध्ययन है वो कहाँ से किया था? लंदन से किया था। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी मुलाकात होती है और गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं और उन्हीं के कहने पर गांधी जी राजनीति के अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो याद रखना कौन थे गांधी जी? बैरिस्टर थे। हमारे भारत में यदि वकील की कोई पढ़ाई करता, वकील बनता है, तो उसको वकील कहते हैं। और विदेशों से ये वकील की डिग्री लेते हैं, इनको क्या कहा जाता है? बैरिस्टर। तो लंदन में वकील की जो उपाधि लेता है उसको क्या कहा जाता है? बैरिस्टर कहा जाता है। तो गांधी जी याद रखना राजनीति में आने से पहले कौन थे? तो कौन थे? बैरिस्टर थे। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, 1997 में भारत की ओर से किसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? 1997 में किस भारतीय महिला को मिस वर्ल्ड बनाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है रीता फारिया, बी के अंदर है सुष्मिता सेन, सी के अंदर है डायना हेडन और लास्ट में प्रियंका चोपड़ा। तो याद रखना दोस्तों 1997 में भारत की ओर से मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? डायना हेडन बनी थी। कौन बनी थी? डायना हेडन बनी थी। पहला ऑप्शन आपका रीता फारिया। रीता फारिया याद रखना भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? डायना हेडन, सॉरी रीता फारिया। उसके बाद सुष्मिता सेन, बी के अंदर याद रखना सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्सल बनने वाली पहली भारतीय, मिस यूनिवर्सल बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मिस यूनिवर्सल बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो सुष्मिता सेन। प्रियंका चोपड़ा 2000 के अंदर क्या बनी थी? आपकी मिस वर्ल्ड बनी थी। 2000 की मिस वर्ल्ड कौन थी? आपकी प्रियंका चोपड़ा। तो याद रखना 1997 में भारत की ओर से मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था दोस्तों? डायना हेडन ने जीता था। चौथा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और आशापूर्णा देवी। तो आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। चलो बताते हैं। तो भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि सरोजनी नायडू का संबंध कहां से था? तो कहां से था? उत्तर प्रदेश से। कहां से था? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद बात करें सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री
तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और इनका संबंध भी कहां से था? तो कहां से था? उत्तर प्रदेश से। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और इनका संबंध भी कहां से था? तो दोस्तों इसका संबंध भी कहां से था? उत्तर प्रदेश से। लास्ट में दे रखा है आशापूर्णा देवी। तो याद रखना दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? साहित्य के अंदर दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के अंदर दिया जाता है। और याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है दोस्तों? 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसके अंदर ए ऑप्शन में आपके पास है दयानंद सरस्वती, बैग में है गोपाल कृष्ण गोखले, स के अंदर राजा राम मोहन राय और द के अंदर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद याद रखना कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और याद रखना राजा राम मोहन राय के कहने पर ही सती प्रथा के ऊपर क्या लगी थी? रोक लगी थी। तो सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगी थी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगी थी। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कौन था? तो वो कौन था? बेंटिक था। याद रखना दोस्तों, यह ऑप्शन आपके सामने दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनका वचन था कि वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध नारा इन्होंने वचन कौन सा दिया था? कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 के अंदर। रह जाएगा याद कि सर्वेंट ऑफ कौन सी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। लास्ट ऑप्शन आपका दयान स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद याद रखना इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद जी 1893 के अंदर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भारत की ओर से इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ और अपने गुरु की याद में रामकृष्ण परमहंस की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। तो वेलूर मठ और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? बाघ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तो राइट कर ही आओगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो आप मेरिट में दोस्तों बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इनको भी आपको साथ साथ में पढ़कर जाना है। बात करें हाथी की, तो अपना राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? अपना हाथी। ऊंट से इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस पशु के अंदर कुप्पड़ होता है? तो किस पशु के अंदर कुप्पड़ होता है? जिसने ऊंट को देखा है उसको तो पता है कुप्पड़ किस में होता है, ऊंट में होता है। और हम तो बचपन के अंदर कुप्पड़ को पकड़कर उसकी पीठ के ऊपर बैठ भी जाया करते थे ऊंट की।
आजकल तो लोग ऊँट की सवारी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे टाइम पर तो ऊँट की सवारी है वो काफ़ी लोग करते थे। बच्चे थे वो भी जब खेत में जाते थे तो ऊँट के ऊपर, पीठ के ऊपर बैठकर और उसकी इस कुबड़ को पकड़ लिया करते थे कसकर। तो कुबड़ किस पशु में होता है? ऊँट के अंदर। जिराफ सबसे ऊंचा पशु, सबसे ऊंचा पशु कौन सा है आपका दोस्तों? तो वो कौन सा होगा? जिराफ होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन? पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसमें आपके सामने ऑप्शन है मेगस्थनीज, दूसरा कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन है विशाखादत्त और लास्ट है आपके सामने विष्णु शर्मा। तो दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना कौन थे? विष्णु शर्मा। आपका सही आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। यदि कभी क्वेश्चन आए कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आपका आता है कौटिल्य। तो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो याद रखना दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। और ये किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? राजनीति से संबंधित है। विशाखादत्त के द्वारा कौन सी लिखी गई? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? विशाखादत्त। फिर अपना अगला 8वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ए ऑप्शन में आपके पास है कर्जन, बी ऑप्शन में आपके पास है केनिंग, सी के अंदर बेंटिक और लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सा होगा। बेंटिक। बात करते हैं कर्जन की। तो कर्जन याद रखना 1905 के अंदर, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905। तो बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। इनका कहना था बंगाल भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और उस पर हम एक साथ नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, और ये कहकर इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का विभाजन कर दिया। जो पश्चिमी बंगाल बनाया उसकी राजधानी कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। उसके बाद इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन के पीछे? तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना, क्योंकि जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र था और जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के उद्देश्य से कर्जन के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? बंगाल विभाजन किया गया था। उसके बाद केनिंग। केनिंग याद रखना भारत के अंतिम गवर्नर और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? केनिंग। 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो केनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? केनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? तो कौन बने थे? केनिंग बने थे दोस्तों। उसके बाद माउंटबेटन। ये याद रखना स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां से दो क्वेश्चन याद रखना कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, दूसरा याद रखना कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हीराकुंड बांध भारत के
किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर है? महानदी पर। महानदी पर स्थित है और कहां पर है? ओडिशा के अंदर स्थित है। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है। उसके बाद याद रखना उत्तराखंड में कोई बांध है या नहीं है? तो जब गंगा नदी पढ़ते हैं हम तो वहां पर पढ़ते हैं कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और भारत का पर्यावरण विवादित बांध कौन सा है? तो कौन सा है? टिहरी बांध है। तो उत्तराखंड में आपका कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत के किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर बात करें गुजरात, तो गुजरात की बात आते ही नदी आती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात के अंदर जो बांध बना हुआ है वो बांध है आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध है। और ये बांध याद रखना दोस्तों 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर बांध। किस नदी के ऊपर है दोस्तों? तो ये है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? नर्मदा नदी के ऊपर आपका कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध। किस राज्य के अंदर है? तो याद रखना किस राज्य में है? गुजरात के अंदर। कितने राज्यों की परियोजना है? तो याद रखना कितने राज्यों की है? 4 राज्यों की परियोजना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। चारों की 25-25% इसके अंदर क्या है? हिस्सेदारी है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल के अंदर फरक्का बांध है। कौन सा बांध? फरक्का बांध। और फरक्का बांध है वो किस नदी पर है? गंगा नदी के ऊपर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी के ऊपर स्थित है। और फरक्का बांध से याद रखना ये बांध भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित बांध कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? फरक्का बांध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। 1951 लास्ट अक्टूबर के अंदर चुनाव हुए थे और 52 फरवरी के समथिंग रिजल्ट आए थे। उस टाइम भारत की पहली लोकसभा चली थी। उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने थे। उसके बाद महिलाओं में सबसे पहले लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो दोस्तों बनी थी मीरा कुमार 2009। तो मीरा कुमार पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। बात करें दोस्तों राधाबाई की, तो राधाबाई भारत की पहली सांसद थी। भारत की पहली सांसद कौन थी? तो दोस्तों याद रखना आप कौन सी थी? राधाबाई। फिर नरगिस दत्त याद रखना, संजय दत्त को तो जानते होंगे ना, उनकी माताश्री थी। और संजय दत्त की माताश्री नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आपका आंसर क्या होगा? नरगिस दत्त थी। उसके बाद दोस्तों लास्ट है मायावती। तो याद रखना बहन मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कहां से बनी थी? तो दोस्तों याद रखना उत्तर प्रदेश से। कहां से बनी थी? उत्तर प्रदेश से बनी थी दोस्तों। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष याद रह जाएगा कौन थी? मीरा कुमार। उसके बाद भारत की पहली सांसद राधाबाई, राज्यसभा के लिए नामित पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त, भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। कहां से? उत्तर प्रदेश से। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है हेग नीदरलैंड, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो दोस्तों याद रखना यूएनओ के जब संगठन पढ़ते हो तो एक न एक क्वेश्चन
मुख्यालय से पूछा जाता है। इसके 10-12 जो संगठन है मैन उनके मुख्यालय फिर गिर की ओजुबे पर्सन आ जाएंगे। ओजुबे का बे रिपीट ओवी कमाई तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक को मुख्यालय कठे है तो याद रखियो कठे है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुख्यालय भी स्थित है। हेग नीदरलैंड की बात करा तो हेग नीदरलैंड का मायने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है तो कहां पर है हेग नीदरलैंड के अंदर। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर एक तो यूएनओ का मुख्यालय है कि यूएनओ को मुख्यालय कटे है तो यूएनओ को मुख्यालय कटे है न्यूयॉर्क के अंदर। बिका बाद में याद रखियो कि यूनिसेफ को हेडक्वार्टर कटे है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कटे है तो यूनिसेफ को मुख्यालय भी कटे है न्यूयॉर्क के अंदर। फिर है पेरिस। पेरिस फ्रांस के अंदर किसका मुख्यालय है तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर या मुख्यालय यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों पेरिस फ्रांस के अंदर। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।